जंगिस खान दुनिया के लिए विलन या विजनरी। तो जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आज भी आपको उसके फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 नोमैडिक एम्पायर में, जिसमें हम देखेंगे हमारा आज लास्ट टॉपिक कंक्लूजन, सिचुएटिंग जंगिस खान एंड द मंगोल्स इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री। हमारा विश्व इतिहास जो है, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, इसमें हमारे मंगोल एम्पायर को या हमारे जंगिस खान को किस प्रकार से देखा जाता है कि कैसे उसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है जो हमारे मंगोल साम्राज्य को बनाया है हमारे जंगिस खान ने। तो उसकी किस प्रकार से हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में, हमारे विश्व इतिहास में उसकी किस प्रकार से इमेज है, लोग किस प्रकार से उसे देखते हैं। तो when we remember Genghis Khan today, the only image that appear in our imagination are those of the conqueror, the destroyer। भाई जीतने वाला, बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं उसे, बहुत बड़ा conqueror, इसने बहुत से क्षेत्रों को जीत लिया, लूट लिया। destroyer of the city, शहरों को नष्ट करने वाला। and an individual who was responsible for the death of 1000 people, और एक ऐसा इंसान था जंगिस खान जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोगों की मृत्यु कर दी इसने। ऐसा समझते हैं आज हम जंगिस खान को, किसने शहरों को तबाह किया, बहुत सारे शहर क्षेत्रों को जीत लिया, बहुत बड़े साम्राज्य को बनाया, हजारों लोगों को मारा, बहुत क्रूर हुआ करता था। इस प्रकार से आज हम इसके बारे में, जंगिस खान के बारे में सोचते हैं। Many 13th century residents of the town in China, ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं, looked at hordes from the steppes with fear and disdain। भाई वहां के क्षेत्र पर इन्होंने इतनी तबाही करी थी, हमारे अलग अलग क्षेत्रों पे, चाइना वाले क्षेत्र पे, ईरान वाले क्षेत्र पे, ईस्टर्न यूरोपियन वाले क्षेत्र पे हजारों लाखों लोगों को मारा है। तो ये लोग भी एक प्रकार से घृणा की भावना से देखते थे, डर की भावना से और घृणा की भावना से देखते थे। जंगिस खान बहुत क्रूर व्यक्ति था, बहुत लोगों को मारता था, यहाँ उसने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतने बड़े बड़े ढेर लगा दिए, शहरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से वहां के क्षेत्र के लोग देखा करते थे। कहाँ के? चाइना के, ईरान के, ईस्टर्न यूरोप के लोग। इस प्रकार की इमेज हुआ करती थी जंगिस खान के लिए, उन लोगों के दिल में। तो हम क्या देखते हैं, एंड येट फॉर द मंगोल्स जंगिस खान वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर। अब जो मंगोलियन लोग हैं, जो मंगोल वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, मंगोल वाले एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जंगिस खान वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर। हमारे लिए हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट लीडर है ऑफ ऑल टाइम। ही यूनाइटेड मंगोल पीपल, उसने मंगोल पीपल को क्या यूनाइट किया एक प्रकार से, मतलब वो एक तरह से विजनरी मान रहे हैं। और वही हमारे चाइना, ईरान और यूरोप के लोग क्या बोलते हैं? उसे विलन मान रहे हैं। ये लोग उसे क्या बोल रहे हैं कि विजनरी है, इसका विजन है एक प्रकार से कि उसने मंगोल पीपल को क्या किया? यूनाइट किया। ये यूनाइटेड द मंगोल पीपल, फ्रीड फ्रॉम द इंटरमीडिएट ट्राइबल वॉर्स। अलग अलग ट्राइबल वॉर्स हो रहे हैं, इसमें लाखों लोग, हजारों लोग मर रहे हैं, इन लोगों से इन लोगों को मुक्त किया गया। एंड द चाइनीज एक्सप्लॉइटेशन, जो चाइना के लोग उन पर शोषण कर रहे हैं ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर, इससे भी उनको बचाया। तो भाई उन लोगों के लिए तो एक प्रकार से वो मतलब ऐसा लीडर ही कहलाएगा ना, विजनरी कहलाएगा। हमारे लिए विलन नहीं, हीरो है हमारे लिए। ब्रॉड देम प्रॉस्पेरिटी, उसने उन क्षेत्रों को समृद्ध बनाया। फैशन द ग्रांटेड ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर, मतलब कहाँ, चाइना से लेके पूरे यूरोप तक इतना बड़ा ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर बना, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, कितने बड़े क्षेत्र तक, है ना। रिस्टोर्ड ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट बनाया इसने, ट्रेड रूट की स्थापना करी, इतना बड़ा मार्केट, वर्ल्ड मार्केट बनाया एक प्रकार से, चाइना से लेके उधर तक का सिल्क रूट एस्टेब्लिश, सिल्क रूट वाले क्षेत्र तक व्यापार किया। दैट अट्रैक्टेड डिस्टिंक्ट ट्रेवलर्स लाइक वेनेथियन, मार्को पोलो। अब इन सभी चीज को देखने के बाद ही तो ये बड़े बड़े ट्रेवलर, जैसे मार्को पोलो ट्रेवलर इतनी क्षेत्र तक आता है ना, इन सभी चीजों, अगर इतनी समृद्धता नहीं होती, इतना ज्यादा क्षेत्र इस प्रकार से नहीं होता, तो ऐसे लोग क्या आते ट्रेवलर्स, मार्को पोलो जैसे, परंतु आए। तो इस प्रकार से इन लोगों की नजर में क्या, मंगोलियंस लोगों की नजर में क्या, जंगिस खान क्या था? उनका हीरो था, लीडर था। द कॉन्ट्रास्टिंग इमेज आर नॉट सिंपली अ केस ऑफ डिसिमिलर पर्सपेक्टिव। अब देखो, अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि कोई लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई लोग उसको घृणा की नजर से देख रहे हैं, डर की नजर से देख रहे हैं, परंतु इन सबके बावजूद भी हमको क्या देखने को मिलता है, हमको क्या समझने को मिलता है कि हमको यह सोचना चाहिए कि जो एक प्रकार से हमारे ऊपर तो जो प्रभावशाली जो पर्सपेक्टिव है, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव है, जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है, वो हमारे बाकी सभी पर्सपेक्टिव को खत्म कर देता है। कि भाई हमने मान लिया कि वो डिस्ट्रॉयर था, वो उसने बहुत से लोगों को मारा, उसने शहरों को नष्ट कर दिया। हम केवल अगर एक ही पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो हम उसके बिल्कुल उस जंगिस खान से लिए हमारे मतलब उसको घृणा ही करेंगे, उससे भय ही होगा हमें। लेकिन उसके अगर अदर पर्सपेक्टिव से भी हम उसे देखेंगे कि वो एक तरह से विजनरी था, उसने कैसे इतना बड़ा ट्रेड रूट एस्टेब्लिश किया, उसने उन लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से, चाइनीज एक्सप्लॉइटेशन से बचाया, जो ट्राइबल वॉर हुए उनसे बचा रहा है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है क्षेत्र में, ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर बना रहा है। उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सही है।
तो इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपने अपने अनुसार क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव हमारे दूसरे पर्सपेक्टिव को क्या कर देता है, फेड कर देता है। ये सही नहीं है। तो हमको सारे पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एंड यू ऑल्सो हैव टू बी लिटिल एम्पैथेटिक। सो बियॉन्ड द ओपिनियन ऑफ द डिफीटेड सेडेंटरी पीपल, अब देखो जो डिफीटेड पीपल थे, सेडेंटरी पीपल थे, इन लोगों के ओपिनियन के अलावा भी हमको क्या देखने को मिलता है, कंसीडर फॉर द मूवमेंट द sheer साइज ऑफ द मंगोल डोमिनियन इन द 13th सेंचुरी, कितने बड़े क्षेत्र, कितना बड़ा एम्पायर के कंट्रोल में था मंगोल डोमिनियन के में, एंड द डाइवर्स बॉडी ऑफ अ पीपल फेथ दैट इट एम्ब्रेस्ड, अलग अलग लोगों को कैसे उन्होंने अपने मंगोल एम्पायर में मिला लिया, अलग अलग क्लैन के लोगों को, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स को अपने एम्पायर में मिला लिया, मंगोल डोमिनियन में ले आए। वो अलग अलग लोगों के विश्वास, अलग अलग लोगों के फेथ, उनके बिलीफ, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशन, सबको उन्होंने अपना लिया, सभी लोगों को अपना लिया, उनके कल्चर को भी अपना लिया, इतने बड़े मंगोल एम्पायर को इंटीग्रेट करके रखा कैसे उन्होंने, है ना। इतना बड़ा एम्पायर, उसमें सब प्रकार के लोग रह रहे हैं। ऑल्दो द मंगोल खान्स themselves belong to a variety of different faith, और मंगोल के जितने अलग अलग सरदार हुआ करते थे, मंगोल खान्स हुआ करते थे, जो मंगोल्स के मास्टर हुआ करते थे, वो सभी के विश्वास में बिल्कुल श्रद्धा रखते थे। तुम इस धर्म में मानते हो, इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, उन सभी में वह वे भी क्या करते थे, एक प्रकार से विश्वास करते थे, है ना। जैसे कि शमन हुआ करते थे, जो फ्यूचर देखते हैं, बुद्धिस्ट हुआ करते थे, क्रिश्चियन हुआ करते थे, एंड इवेंचुअली इस्लाम। दे नेवर लेट देयर पर्सनल बिलीफ डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी, उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरे के कस्टम ट्रेडिशंस पे ऐसे करके विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम अपनी मर्जी से हमारे क्षेत्र में रहो और अपने अपने नियमों का पालन करो, अपने ट्रेडिशंस कल्चर को फॉलो करो। उन्होंने कभी उन पर जबरदस्ती डोमिनेंट नहीं बनाया उन लोगों पर। उन लोगों के फेथ में भी क्या करते थे, बिलीव रखते थे, भाई ठीक है हम आपको फॉलो करने देते हैं। तो द मंगोल रूलर्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर, अब देखो जितने भी मंगोल रूलर्स हुआ करते थे, इवन दे हैव रिक्रूटेड द पीपल फ्रॉम आर्म कंटिजेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट किया फ्रॉम द पीपल ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन्स, अलग अलग एथनिक ग्रुप के, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोगों को क्या किया इन्होंने, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लिया, अपनी आर्मी कंटिजेंसी में लिया। देख रहे हो कैसे अपनी आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्हीं अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोगों को, अलग अलग रिलीजन के लोगों को। आप बोलते हो कि वो क्रूर थे, वो विलन हुआ करते थे, चंगेज खान, मंगोल्स वगैरह बहुत। तो एक प्रकार से ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हमको उनका देखने को मिलता है। सभी लोगों के नियमों धर्मों का बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो लोग। देयर्स वाज अ मल्टी एथनिक, अब देखो अलग अलग लोग, मल्टी एथनिक लोग हुआ करते थे, मल्टी लिंगुअल लोग हुआ करते थे, मल्टी रिलीजियस लोग हुआ करते थे, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग। दैट डिड नॉट फील थ्रेटन्ड बाय इट्स प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, अब इतने अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो इससे कहीं मतलब मंगोल साम्राज्य के लोगों को, ये मंगोल एम्पायर के लीडर जो हुआ करते थे, वो इनसे भय नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के ट्रेडिशन को, कल्चर्स को आसानी से मान रहे थे, तो एक दूसरे के कॉर्पोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके आराम से शांति से साम्राज्य में रह रहे थे। दिस वॉज अटरली अनयूजुअल फॉर द टाइम एंड हिस्टोरियंस आर ओनली नाउ स्टडिंग द वे, और इतिहासकार क्या देखते हैं कि इतिहासकार स्टडी करते हैं कि इसी प्रकार की आइडियोलॉजी हमारे आने वाले समय में कौन करते हैं फॉलो, हमारे मुगल लोग हुआ करते थे, उन्हीं के आने वाले क्या बनते हैं, वंशज करते हैं, और उसी प्रकार की आइडियोलॉजी को अपने लॉ में फॉलो करते हैं, अपने नियमों में मानते हैं। सो द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मंगोल्स एंड एनी नोमैडिक रेजिम मेक्स इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इंस्पिरेशन। देखो हमने जो इसके डॉक्यूमेंट हमको प्राप्त हुए, इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं, सोर्सेज प्राप्त हुए हैं, उनमें हमको देखते हैं कि इसको समझना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनको किस प्रकार से इंस्पिरेशन, इसको इंस्पायर किसने किया कि भाई इतनी बड़ी कन्फेडरेसी बनाओ या नोमैडिक लोगों को यूनाइट करो। अलग अलग फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स हुआ करते थे, उनके एम्बिशन किस प्रकार हुआ करता था, उन्होंने क्या सोचकर इतना बड़ा एम्पायर बनाया, ये सभी प्रकार की जानकारी को ऐसे समझना एक प्रकार से असंभव है, क्योंकि हम हमारे आधार पे, हमारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम इतिहास को पढ़ा जाता है। अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। सो द मंगोल एम्पायर इवेंचुअली अल्टर्ड इन इट्स डिफरेंट मिल्यू, मंगोल एम्पायर अलग अलग एनवायरमेंट में रहा होगा, बट द इंस्पिरेशन ऑफ इट्स फाउंडर रिमेन्ड पावरफुल फोर्स, बट उनके जो फाउंडर हुआ करते थे, इन लोगों से ही आज भी लोग क्या होते हैं, मंगोल्स के लोग आज भी इंस्पायर्ड होते हैं और अपने क्षेत्र में रह रहे हैं। एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, अब देखो 14th सेंचुरी आते आते क्या देखने को मिलता है, वहां पे तिमूर लांग आता है। कौन आता है हमारा, तिमूर आता है। कौन, तिमूर लांग। एनदर मोनार्क, उसी क्षेत्र पर एक और मोनार्क आता है, तिमूर लांग।
क्या नाम है, तिमुरलान, हु एस्पायर्ड टू यूनिवर्सल डोमिनियन, उसकी भी इच्छा होती है कि भाई मैं भी पूरे दुनिया भर में पूरा क्या प्रसिद्ध रहूं या दुनिया भर को जीत लूं, उसकी भी इच्छा होती है। हेजिटेटेड टू डिक्लेयर हिमसेल्फ मोनार्क बिकॉज ही वाज नॉट फ्रॉम जंगीज खान स्टेट, और कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ी अपने आप पर शर्म आती थी क्योंकि वो जंगीज खान का डायरेक्ट जंगीज खान का वंशज नहीं हुआ करता था, परंतु वो क्या था, जंगीज खान का सन इन लॉ हुआ करता था। तो वो क्या बोलता है, when he did declare his independent sovereignty, it was as the son-in-law of the Genghis Khan's family। भाई मंगोल लोग किसको अपना राजा मानेंगे, किसको अपने लीडर मानेंगे, जो मंगोल की फैमिली का, लेकिन तुम तो मंगोल की फैमिली के हो नहीं था, तो आपको क्यों हमारा राजा मानने, तिमूर से सब लोग प्रश्न करें। तो तिमूर बोलता है कि मैं भले ही मंगोल की फैमिली से नहीं हूँ, पर मैं मंगोल के ही, हमारे चंगेज खान है उन्हीं के फैमिली का क्या हूँ, दामाद हूँ, उनका ही क्या हूँ, सन इन लॉ हूँ। सोवेनिटी इट वॉज द सन इन लॉ, सन इन लॉ या उसे क्या बोलते हैं, सन इन लॉ को ही गोरेगान बोलते हैं, सन इन लॉ ऑफ द जंगीज खान फैमिली अपने आप को, और उसी के आधार पे अपनी अथॉरिटी क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, कौन, तिमूरलान। और ये हमारा देखो कैप्चर ऑफ बगदाद को कैसे कैप्चर कर लिया गया था मंगोल्स के द्वारा, मिनीचर पेंटिंग ऑफ द रशीद अल दीन के द्वारा, ये इस प्रकार से कैप्चर कर लिया गया था। ये हमारे अलग अलग प्रकार से लोग आ रहे हैं, ये अलग अलग किले पर लोगों को मारा जा रहा है, इस प्रकार की ऐसी इमेज बनाई गई। अब क्या देखने को मिलता है, टुडे आफ्टर डिकेड्स ऑफ द सोवियत कंट्रोल द कंट्री ऑफ द मंगोल इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और देखो बहुत समय तक क्या होता है, जब मंगोल साम्राज्य धीरे धीरे उसका धीरे धीरे मतलब ऐसा एक्सपांशन कम होने लगता है, क्षेत्र धीरे धीरे एक क्षेत्र तक ही लोग सीमित रह जाते हैं, तो क्या करता है हमारा सोवियत यूनियन, क्या करता है हमारा यूएसएसआर ये हमारा जो रहता है वो इन पर क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है मंगोलिया वाले रीजन पे। बट कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मंगोलिया क्या हो जाता है, एक तरह से इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। थोड़े समय बाद जो उससे आजाद हो जाता है, क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। इट हैज सीज्ड अपॉन जंगीज खान एज अ ग्रेट नेशनल हीरो, और आज भी वहां के लोग क्या मानते हैं, जंगीज खान को अपना नेशनल हीरो मानते हैं। हु इज पब्लिकली वेनरेटेड एंड हुज अचीवमेंट्स आर रिकाउंटेड विद द प्राइड, और गर्व से लोग बोलते हैं कि चंगेज खान कौन है, हमारा हमारा राजा था, हम चंगेज खान के वंशज हैं, ये गर्व से बोलते हैं वहां के लोग। कहाँ के, मंगोलिया के लोग। पहले किसके कंट्रोल में था, यूएसएसआर के कंट्रोल में था, रशिया के कंट्रोल में था, पर बाद में आजाद हो जाता है, और आजाद होने के बाद वहां के लोग आज भी क्या करते हैं, जंगीज खान को अपना हीरो मानते हैं। एट अ क्रूशियल जंक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ द मंगोलिया, Genghis Khan has once again appeared as an iconic figure of the Mongol people, mobilizing memory of a great past and forging of the national identity that can carry the nation into its future। तो आज भी वो देखो वहाँ के लोगों के लिए क्या है, एक प्रकार से आइकॉनिक फिगर है ऑफ द मंगोलियन पीपल। उसकी मेमोरीज को, ग्रेटेस्ट पास्ट को, जितने भी उसने इस प्रकार के अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, उनको आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है, और फ्यूचर में भी इन लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। ये हमारा कुबलई खान है, किस प्रकार से ऐसे चाबी कैम्प में। तो ऐसे हमने देखा कि किस प्रकार से इतना बड़ा मंगोल साम्राज्य बनाता है, कितना छोटा सा व्यक्ति रहता है जिसका नाम तेमुजिन रहता है, और वो अपने एम्बिशंस के चलते इतने बड़े साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है, जैसे बोलता है मंगोल साम्राज्य। और इतने बड़े मंगोल साम्राज्य को लंबे समय तक ऐसे कैसे कंट्रोल में रखता है, छोटे से नोमैडिक लोग रहते हैं उन सभी को यूनाइट करता है, और इतने से घूमने फिरने वाले लोग, बंजारे लोग ऐसे करते हैं स्थापना इतने बड़े साम्राज्य की, मंगोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और आज भी मंगोलिया देश जो है हमारे, आप जाएंगे तो वर्ल्ड मैप में देखने को मिलेगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो इतिहास में जंगीज खान को बहुत लंबे समय तक याद किया गया, कोई उसे हीरो मानता, कोई उसे विलन मानता। तो आप बताइए, आपके लिए जंगीज खान हीरो था या विलन था? थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।